एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। अध्याय 2463-2472। जीवन शक्ति बढ़ गई। भाड़े के सैनिकों के समूह का गठन विशेषज्ञ सबसे पहले चौंक गया। हालांकि सिर्फ दर्द से नहीं, वह इस बात से हैरान था कि जुआरी टीम ने कैसे तेजी से उछाल मारा, जबकि वह आसपास कोई संरचना नहीं देख पाया था। और इसका जवाब बेहद आसान था। हालांकि सैम तीसरे दर्जे के लोगों के खिलाफ काम करने वाली छुपी हुई संरचनाएं बना सकता था, लेकिन उसके पास उन्हें बनाने के लिए ज्यादा समय या धैर्य नहीं था। इसलिए उन्होंने इससे निपटने के लिए एक अलग लेकिन सबसे सरल तरीका चुना। उन्होंने बस उस क्षेत्र के चारों ओर संरचनाएं बना दी, उसे पूरी तरह से घेर लिया और उनमें से जीवन शक्ति को फैला दिया। हालांकि बहुत अधिक बर्बादी हुई थी, लेकिन भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बहुत अधिक ऊर्जा भेजी गई और उनके शरीर ने उसे अवशोषित कर लिया। उनके श्रापों ने काम करना शुरू कर दिया और उनके घावों को खाना शुरू कर दिया। सैम को तुरंत पक्षी कठपुतलियों की याद आ गई। वे वहां केवल ध्यान बटाने के लिए थे और उन्होंने अपना काम किया। अब घायल और शापित भाड़े के सैनिकों के साथ जुआरी चाय आसानी से उन्हें संभाल सकता है। करीब आधे घंटे बाद सभी सदस्यों को आसानी से काबू कर लिया गया। उन्हें पकड़ लिया गया और केवल कुछ लोग ही मारे गए। जुआरियों की टीम ने उन्हें जबरदस्ती बांधकर वापस ले आए। आखिरकार उन्हें और सर्जरी करानी थी। उस रात जबकि सैम और गैम्बलर टीम इन लोगों को संभालने में व्यस्त थी, हेफेस्ट्स और एथेना अकादमी को अंततः एक उचित चेतावनी दी गई। भले ही उन्हें गैम्बलर अकादमी के हाथों इतनी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अभी भी उन्हें थोड़ा कम आंका है। आखिरकार चाहे उन्होंने कितना भी खतरा क्यों न पैदा किया हो, वे फिर भी सिर्फ एक टीम ही थे। विशेषकर जब अतिरिक्त बलों ने पहले ही गैम्बलर अकादमी को बैकफुट पर डाल दिया है। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि वे मजबूती से वापस आए हैं और अब वे बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ रहे हैं। रात भर में सर्जरी पूरी हो गई। अब बस कुछ देर के लिए उन्हें अनदेखा करो और एक अलग टीम को निशाना बनाओ। एक और भाड़े का दस्ता। ये सैम के निर्देश थे। हेजल उन निर्देशों को लागू करने के लिए कुछ जानकारी लेने के लिए बाहर गया, लेकिन कुछ अलग ही खबर लेकर वापस आया। प्रतिद्वंद्वी बड़ी चालें चल रहे हैं। उनकी सभी टीमें तैनात कर दी गई हैं। चूंकि हम शहरों पर कब्जा करने के इरादे से सीधे हमला नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनमें से अधिकांश को न्यूनतम सुरक्षा के साथ छोड़ दिया। अब क्या करें? हम योजना पर कायम हैं। चूंकि उन्होंने पहले ही लोगों को भेज दिया है, इसलिए अगले भाड़े के समूह को निशाना बनाए। इस बार हम इसे क्रूर बनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूं कि आप विभिन्न भाड़े के सैनिकों के समूहों के स्थानों का पता लगाएं। उस स्थान के निर्देशांक पहचानें और मुझे बताएं, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। हमारे पास 2 दर्जन अच्छे खिलौने हैं। अगर हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो संदेश स्पष्ट रूप से जाएगा। हम इस पर काम कर रहे हैं। हेजल ने अपनी टीम के सदस्यों को तैनात किया, जबकि सैम को उसकी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति के साथ छोड़ दिया गया। उनके संदेशों की प्रतीक्षा करते हुए उसने एक तरफा स्पेस गेट बनाया। जल्द ही उन्हें पहला संदेश मिला। टीम फिलहाल ट्राइवर शहर में है। वे स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। वे किसी भी समय वहां से निकल सकते हैं। आखिरकार ट्राइवर में हमारी कोई मौजूदगी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वे इसे सूची से हटा दें, बस मामले की गंभीरता को देखते हुए। ठीक है, मुझे निर्देशांक भेजो। छिप जाओ और सब कुछ सामने आने दो। अगर संभव हो तो विरोधियों के साथ काम कर रहे स्थानीय लोगों में से किसी एक को पकड़ लो। स्थानीय लोग? हाँ, मुझे स्थानीय स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे उनका थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक को खोजने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि उनके बीच कुछ लोग काम कर रहे होंगे। सैम को निर्देशांक मिल गए और उसने स्पेस गेट की सेटिंग एडजस्ट कर दी। उसने बेहोश पड़े भाड़े के सैनिकों में से एक को लिया और स्पेस गेट में फेंकने से पहले उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी। जैसे ही भाड़े के सैनिक को अंतरिक्ष द्वार की चूषण शक्ति का एहसास हुआ, उसे होश आ गया। वह वहां से गायब हो गया और ट्राइवर सिटी के प्रवेश द्वार पर पुनः प्रकट हुआ। ठीक उसी समय शहर के अंदर तलाशी कर रहे कुछ भाड़े के सैनिक बाहर आए। उन्होंने अचानक सामने आए भाड़े के सैनिक को देखा। उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। वे सतर्क हो गए। इस खोज अभियान पर आगे बढ़ने से पहले हेफेस्ट्स और एथेना टीमों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार पहली भाड़े की टीम को श्राप मिला था। इसलिए वे इस तथ्य के प्रति अत्यंत सतर्क हो गए। अब जब उन्होंने देखा कि भाड़े का एक सैनिक बिना किसी खरोंच के उनके सामने आ गया, तो उनका डरना स्वाभाविक था। लेकिन वे बहुत देर हो चुकी थी। तारांकन बूम! वह आदमी काली लिप्टों के साथ फट गया और उसने पूरे समूह को एक पल में ढक लिया। उनके पास इसे रोकने का मौका भी नहीं था और इस बार विस्फोट पहले लक्ष्य भाड़े के सैनिक द्वारा किए गए विस्फोट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हर कोई उन काली लिप्टों में जल गया। वे भयंकर रूप से जलते रहे और उनके पूरे शरीर को ढक लिया। उन्होंने उन कवचों को ऐसे भेद दिया जैसे कि कुछ भी नहीं था और समूह ऊर्जा के साथ आग को रोकने में असमर्थ था। कम से कम तुरंत नहीं। जल तत्व के उपयोगकर्ता भी थोड़े असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पानी के हमलों से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि आग ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उसमें डाल दी। आग बुझ गई, लेकिन जलन बनी रही। उनकी त्वचा का बहुत हिस्सा जल गया है। नीचे की परतें उजागर हो गई हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि वे जल रहे हैं। वे दर्द से कराह रहे थे और चिल्ला रहे थे।
जब उन्होंने जल्दी से अपने उपचार के लिए गोलियां और औषधियां निकाली तो जलन की अनुभूति बढ़ गई और उन्होंने पाया कि जीवन शक्ति प्राप्त करने के बजाय उनमें और अधिक कमी आ रही थी। कुछ ही देर में सभी लोग वहीं बेहोश हो गए। जुआरी अकादमी के सदस्य ने शहर में प्रवेश किया। वह स्थानीय व्यक्ति के पास गया जो विरोधियों के साथ काम कर रहा था, उसे पकड़ लिया और अपने साथ वापस ले आया। जब वह रास्ते में था, सैम को पहले से ही अन्य टीमों के स्थान मिल गए थे। वह एक के बाद एक इन भाड़े के सैनिकों को भेजता रहा और उनके सामने ही उन पर हमला करता रहा। अगले दिन हेफेस्ट्स और एथेना टीमों के आधार शहर में सभी भाड़े के सैनिकों के समूहों के नियुक्त नेता और उनके प्रतिनिधि, जो आमतौर पर हेफेस्ट्स और एथेना टीमों से आदेश लेते थे, बैठक कक्ष में खड़े थे जबकि वह रिपोर्ट दे रहे थे। कल 24 विस्फोट हुए, कम से कम वे जो हम जानते हैं। ये भाड़े के सैनिकों के 24 समूहों का सफाया था, लेकिन 25वां समूह पकड़ा गया। उसमें 40 लोग थे। पिछले समूह की तुलना में ये बहुत बड़ा था। मुझे ईमानदार रहना है। सभी भाड़े के सैनिक दल पीछे हटने को कह रहे हैं। दोनों टीमें बिल्कुल भी हैरान नहीं थीं। वे बस निराशा में आहें भर रही थीं। खास तौर पर दोनों टीमों के नेता। एथेना टीम के प्रभारी युवा क्विंज ने अपने चांदी के सुनहरे बालों को पकड़ रखा था, जबकि अपने सिर को कोहनी से मेज पर टिकाए हुए थे। वह इसे बाहर निकालने से बस एक धक्का दूर था। उसके ठीक बगल में बैठी हुई थी हेफेस्ट टीम की लीडर, छोटी सी महिला जो वास्तव में अपनी उग्र आभा के अनुरूप नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वे छोड़ना चाहते हैं। क्या युद्ध के मैदान से आए सभी भाड़े के सैनिकों का मतलब यही है? व्यापारी नेता ने उसकी ओर देखा और कहा, कृपया लेडी माई, आप इससे बेहतर हैं। आपने जो दुश्मन चुने हैं वे बहुत ताकतवर और बहुत क्रूर हैं। हो सकता है कि वे सभी भाड़े के सैनिक पैसे के लिए आपके पास आ रहे हों, लेकिन वे अपनी जान को महत्व देते हैं। अपने सभी मतभेदों के बावजूद जब वे लड़ते हैं तो वे एक दूसरे के भाई की तरह होते हैं। और आपके दुश्मन उन भाइयों का इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारे वर्तमान ज्ञान या स्तर के साथ अभिशाप अटूट है और वे धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो रहे हैं। 4 लोग पहले ही मर चुके हैं और उनकी मौत दर्दनाक थी। भाड़े के सैनिक इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह क्षेत्र पहले से ही काफी कठिन है, लेकिन आपके शत्रु भी काबू से बाहर हैं। क्विज ने फिर से आह भर कर पूछा, तो क्या आप भी नौकरी छोड़ रहे हैं? व्यापारी नेता एक क्षण के लिए चुप हो गया और अपने होंठ भींच लिए। अपना भुगतान ले लो और चले जाओ। हमारे द्वारा तुम्हारा रास्ता रोकने की चिंता मत करो। एथेना अकादमी की ओर से तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। धन्यवाद महोदय। भाड़े के नेता चले गए। बस इसी तरह 3% क्षेत्र जो मूल रूप से उनकी टीमों के कब्जे में था, घटकर 1% रह गया। कमरे के अंदर केवल दोनों टीमों के मुख्य सदस्य ही बचे थे और वे सभी एक दूसरे को उदास चुप्पी में तब तक देखते रहे जब तक कि क्विंज ने बात नहीं की। हमें एक योजना बनानी होगी। तुमने ये सब खुद ही खोज लिया? माई ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया। हाँ, मैंने किया। सबसे पहले हमें गैम्बलर टीम से निपटने के लिए संख्याओं की आवश्यकता है, और वे केवल भरण पोषण के लिए नहीं हो सकते। हमें इस बार कुछ गुणवत्ता की आवश्यकता है। मैं अपने परिवार को बुलाने जा रहा हूं और हमारे पास जो संबद्धताएं हैं उनके बीच तार खींचने जा रहा हूं। मैं अपने अधिकार से लगभग 200 लोगों को साथ ला सकता हूं। कृपया आप भी ऐसा ही करें और अधिक से अधिक लोगों को खोजें। क्विंज ने सभी को संबोधित किया और उन्होंने सिर हिलाया। अब जुआरी अकादमी, उनका तरीका काफी बदल गया है। पहले वे सिर्फ जाल और संरचना का इस्तेमाल करते थे, अब वे घातक हो रहे हैं। भाड़े के सैनिक डरकर भाग रहे हैं। स्पष्ट बातें बताने के सत्र में आपका स्वागत है। क्या आपको कोई अन्य स्पष्ट बातें पता है? क्विंस, माई ने फिर से बड़बड़ाया। अगर तुम्हारे मुंह से एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी निकली तो मैं तुम्हारी सांस की नली को कुचल दूंगा। माई, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं। माई, चुप हो जाओ। अब केवल 2 ही विकल्प हैं। सबसे पहले हमें गैम्बलर अकादमी टीम के साथ समझौता करना होगा ताकि हम सभी को संसाधनों में हिस्सा मिल सके। दूसरा, हमें सभी दांव लगाने होंगे और फिर जुआरी अकादमी से लड़ना होगा। पूरी ताकत से आगे बढ़ो और उन्हें नष्ट कर दो। मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ। मैं उनके साथ कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगी। माई ने दृढ़ता से उत्तर दिया। माई, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। हम अपने परिवार से बहुत ज्यादा संसाधन नहीं निकाल सकते और जुआरी टीम में अभी भी 40 लोग हैं। वे उस सीमा तक स्थानिक द्वार और बंदियों का उपयोग कर रहे हैं। वे स्थानिक प्रतिबंधों को भी दरकिनार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वे लोग इतने होशियार हैं कि हम उन पर नजर नहीं रख सकते, और अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो वे हमें फंसाए रखने के लिए जानकारी दे रहे हैं। हमें एक समझौते पर पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा और इससे बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हम जुआरी अकादमी के साथ एक समझौता कर रहे हैं। यदि आप सचमुच चाहें तो हम अपना वर्तमान समझौता तोड़ सकते हैं। यदि इसका आपके बुजुर्गों और सैम के बीच हुए विवाद से कोई संबंध है तो मैं निराश हो जाऊंगी और बहुत नाराज हो जाऊंगी। माई ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं माई, भाड़े के सैनिक जो डरकर भाग गए थे, मैंने उनके लिए पैसे दिए। मेरी अकादमी ने नहीं, टीम ने नहीं, तुमने नहीं। मैंने उनके लिए पैसे दिए।
मैंने उनके लिए अपनी जेब से पैसे दिए। हमारी टीमों के बीच गठबंधन का वित्तपोषण मेरे द्वारा किया जा रहा था। मेरी सेना ही स्थानीय लोगों को संभाल रही थी, किसान और जानवर दोनों। इसलिए यदि आप मेरी बातों का पालन नहीं करना चाहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, गठबंधन को भंग कर दिया जाना चाहिए। आप अपनी अकादमी में वापस जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि यह खत्म हो गया है, क्योंकि आप उस दुश्मनी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे जो किसी बूढ़े कमीने ने एक छात्र के साथ पैदा की थी जो आपसे 10 गुना छोटा है। अब आप इसमें हैं या नहीं? माई ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। दोस्तों, एक संदेश भेजो। मुझे आज दोपहर हेजल के साथ एक बैठक करनी है। हम आज इसका हल निकाल लेंगे। ... 1 घंटे बाद जुआरी अकादमी बेस में सैम ने क्विंच की एक बैठक के लिए अनुरोध की वीडियो रिकॉर्डिंग रखी। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप बैठक में भाग लेना चाहते हैं या नहीं? उसने हेजल से पूछा जो असमंजस में अपना सिर खुजला रही थी। सैम और गैम्बलर अकादमी की टीम ने बहुत लंबी चर्चा की, या यूं कहें कि यह निर्देशों का एक सेट है। सैम ने जवाब दिया और टीम ने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। और निर्देशों के इस सेट में से पहला ये था कि हेजल विरोधी टीमों के साथ बैठक के लिए आमंत्रण स्वीकार कर ले। उन्होंने विरोध भी नहीं किया और न ही कुछ बदलने के लिए कहा। समय, स्थान और बैठक की शर्तें सभी विरोधी टीमों द्वारा निर्धारित की गई थीं। हेजियल को 2 और लोगों के साथ वहां जाना है और वे विरोधियों के अड्डे से कुछ मील दूर मिलेंगे। उस समझौते के अनुसार हेजल टीम के फॉर्मेशन मास्टर और हीले के साथ चले गए। उन्होंने ज्यादा तैयारियां नहीं की थीं और सैम ने जुआरियों की बाकी टीम को घात लगाकर या बैकअप के लिए इंतजार करने के लिए तैयार नहीं किया था। दूसरी ओर विरोधियों ने जुआरी अकादमी टीम के साथ बैठक से पहले अपनी एक बैठक की। उसी मीटिंग रूम में जिसमें क्विंच घंटों तक बोलती रही, हर कोई अपनी जगह पर बैठा था जबकि क्विंच एक बोर्ड के सामने खड़ा था। बोर्ड पर उनकी मीटिंग की जगह का लेआउट टंगा हुआ था। हम लावा झील पर मिल रहे हैं। बीच में एक छोटा सा द्वीप है और बैठक वहीं होगी। लावा झील में बहुत तीव्र अग्नि तत्व ऊर्जा है। हमारी जांच से हमें वहां फीनिक्स के खून के निशान भी मिले। हमारे लिए इसे लंबे समय तक सहना कठिन है, भले ही हम अपनी वर्तमान साधना के साथ ऐसा कर रहे हों। झील को केंद्र मानकर आसपास का क्षेत्र अग्नि तत्व ऊर्जा क्षेत्र से आच्छादित है। चाहे आप पैदल या आकाश से वहां जाना चाहें, आपको अग्नि ऊर्जा के उस क्षेत्र से होकर गुजरना ही होगा। इसलिए ये स्थान हमारे और उनके लिए घात लगाने या कुछ गंदा काम करने की तैयारी करना कठिन बना देता है। तो कृपया बताएं क्विंस, हमने यहाँ बैठक आयोजित करने का मूर्खतापूर्ण निर्णय क्यों लिया? माई ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्योंकि यह वही जगह है जहां वे हमसे गंदा खेलने की उम्मीद नहीं करते हैं। आज सुबह मैंने जो कुछ भी कहा, मेरा मतलब है हमें हेजल के साथ एक समझौता करना होगा ताकि हम इस झगड़े को एक तरफ रख सकें और इस ग्रह के संसाधनों का आनंद ले सकें। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि यह बैठक विफल हो जाए, या वे उस दिशा में बातचीत कर सकते हैं जो हमें पसंद नहीं है या जिसकी हम सराहना नहीं करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हमें आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, और उन तीनों को पकड़ना हमारी आकस्मिक योजना है। कब्जा, टीम के एक सदस्य ने पूछा। हाँ, हम उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है उसके अनुसार गैम्बलर अकादमी निश्चित रूप से लोगों को आसपास ही रखेगी। ये या तो झील के आसपास के आग के क्षेत्र से बाहर होगा या फिर उसके किनारों पर होगा। उनकी प्रतिक्रिया में कुछ समय लगेगा। उस समय में हम इन तीनों को पकड़ लेंगे और फिर बातचीत में बढ़त हासिल कर लेंगे। हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसे बंद कर देंगे और यह हो जाएगा। इतनी परेशानी क्यों उठानी? हम उन्हें मार सकते हैं। माई ने एक बार फिर बड़बड़ाते हुए अपना सुझाव दिया। हाँ, और फिर क्या? दोस्तों, हेजल भी उनकी सबसे अच्छी उम्मीदवार नहीं है। उसकी टीम जुआरी अकादमी की तीसरी श्रेणी की कुलीन टीमों में केवल 5वें या 6ठे स्थान पर है। हम ओलंपियन अकादमियों के विपरीत जुआरी अकादमी में कुछ और भी है। निष्ठा, वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और जब हम कठोर कदम उठाएंगे तो ओलंपियन अकादमी की टीमें हम पर टूट पड़ेंगी। यदि एक टीम हमारी शक्तिशाली सेना के बावजूद हमारे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि जब और लोग हम पर आक्रमण करेंगे तो क्या होगा? ये कमीने निर्दयी हैं। मैं वह लड़ाई नहीं चाहता। मैं इस विजय अभियान में कुछ संसाधन और लाभ प्राप्त करने के लिए हूँ, दुश्मन बनाने के लिए नहीं। पहली विजय में मैंने बहुत कुछ खो दिया था और मैं इस बार और अधिक हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। योजना एकदम सही होनी चाहिए। हमारे पास इसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है। और मीटिंग जारी रही। उन्होंने गैम्बलर अकादमी के साथ मीटिंग से 1 घंटे पहले इसे समाप्त कर दिया और बाहर चले गए। दोपहर के 1 घंटे बाद लावा झील के बीच में स्थित द्वीप पर हेजल अपनी 2 साथियों के साथ आई थी। क्विंच अपने फॉर्मेशन विशेषज्ञ और मे के साथ आया था। दोनों पक्ष कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे। द्वीप छोटा था, इसलिए वे वास्तव में बहुत दूर नहीं थे। आसपास की झील बहुत बड़ी थी और उसमें लाल रंग का धुआं था। लावा तीव्र था और अपने सबसे कच्चे रूप में अत्यधिक केंद्रित अग्नि तत्व ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। अपनी सुरक्षा के बावजूद वे गोलियों से पसीना बहा रहे थे। उन्हें अपने शरीर पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। हेजियल, मैं युद्धविराम चाहता हूँ। हम युद्धविराम चाहते हैं। वास्तव में हमें युद्धविराम की आवश्यकता है।
इसी क्षेत्र में अन्य ग्रहों पर कब्जा है और अन्य अकादमियां भी संसाधनों की खेती कर रही हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ जानकारी है। वे मूल्यवान कंकालों का पता लगा रहे हैं। रक्त के पत्थर, संसाधन जो तीसरी कक्षा के लिए शक्ति संतुलन को लगभग प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन हम इस पर झगड़ रहे हैं और संसाधन खो रहे हैं। तो आप लोगों को हमें अकेला छोड़ने की क्या जरूरत है? हम अपने इलाकों को चिन्हित करेंगे और जो कुछ भी हम ले सकते हैं हम ले लेंगे। आप क्या कहते हैं? क्विंस सीधे मुद्दे पर आ गए। आपके मन में क्या है? आप प्रदेशों को किस प्रकार विभाजित करने की योजना बना रहे हैं? हम साथ मिलकर काम करेंगे। एथेना और हेफेस्ट अकादमियों को इस ग्रह का 75% हिस्सा मिलेगा और आपको 25% हिस्सा मिल सकता है। हम आगे के शोध के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे, लेकिन ये संख्या नहीं बदलेगी। मैं अपने आप को इस तरह क्यों धोखा दूंगा? यह तो अनुचित सौदा है। तो फिर क्या तुम सोचते हो कि तुम पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जीत लोगे? जुआरियों की टीम छोटी है और तुम्हारे पास हमारे साथ लड़ने के लिए आवश्यक जनशक्ति नहीं है। हमने समझौता इसलिए किया है ताकि जो भी छोटी मोटी हानि आप हमें पहुंचा रहे हैं उससे बचा जा सके। बस इतना ही। इसलिए जो मिल सके ले लो। क्विंच के कुछ कहने से पहले ही माई ने बीच में ही बात काट दी। हेजल एक क्षण के लिए चुप रहा, मानो वह उस बात के बारे में सोच रही थी जो मैंने अभी कही थी। हमारे बीच 46 बार आदान प्रदान हुआ। युद्ध, झड़प, घात और द्वंद्वयुद्ध सब मिलाकर गैम्बलर अकादमी ने उनमें से 38 में जीत हासिल की। शेष 8 में से 4 में बराबरी हुई और 4 में हमारी टीम बच निकली। और इन सभी मुठभेड़ों में हमें बहुत कम नुकसान हुआ। यहां तक कि जिन लोगों को हमने खो दिया हम उनकी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन दूसरी ओर आप। हेजल फिर रुक गई। वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह आराम करने के लिए आए हो, जैसे उसे मीटिंग की कोई परवाह नहीं थी और उसे अपनी बात जल्दी खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। जब माई बोलने ही वाली थी तो उसने बोलना जारी रखा। एक तरह से जुआरी टीम वास्तव में ये सब जीत रही थी। आप जो युद्ध विराम का प्रस्ताव कर रहे हैं वह इसका सबूत है। इसलिए मैं उदारता दिखाऊंगा। जुआरी अकादमी 70% लेगी। आप दोनों मिलकर 30% ले सकते हैं और हम ठीक हैं। मैं वादा करता हूं कि मेरी टीम अपनी मर्जी से आपके पास आकर आपको परेशान नहीं करेगी और उचित संयम बरतेगी। क्विंज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हेजियल, ऐसा लगता है कि आप अपनी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। यह सच है कि आप इस पूरे मामले में जीत की ओर दिख रहे थे, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप जीतने वाले नहीं हैं। आपके पास ऊपरी हाथ होने का एकमात्र कारण यह है कि मैं एथेना और हेफेस्ट अकादमी के अन्य सदस्यों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर रहा था। मैं इन संसाधनों का लालची हूं, इसीलिए हम अकादमी की मदद न लेकर खुद को रोक रहे थे। लेकिन अगर आप हमें इस तरह से मजबूर करेंगे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे यकीन है कि जुआरी अकादमी के छात्रों के पास सभी महान गुणों और क्षमताओं के साथ आप इस तरह के ग्रह के लिए बहुत अधिक लोगों को नहीं छोड़ सकते। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं और वे सभी आप पर ही केंद्रित हैं। आपके संसाधन कम हैं। अगर तुम मेरी पेशकश स्वीकार करने को तैयार नहीं हो तो मैं इस लड़ाई को लंबा खींच दूंगा। मैं इसे कछुए की गति से आगे बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे एक एक करके तुमसे निपटूंगा। इसका परिणाम निश्चित रूप से मेरी जीत होगा। इसलिए हमारी परीक्षा मत लीजिए। 25 रुपये ले लो और यहाँ से चले जाओ। मुझे खेद है, कुछ नहीं हो सकता। आप मुझसे ये कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं अपने साथियों को अपना चेहरा दिखाऊं और उन्हें छोटा टुकड़ा निगलने के लिए कहूं, जबकि वे ही मुझे पीट रहे थे। जिस क्षण आपने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा आपने अपना उच्च स्थान खो दिया क्विंस। आप मुझे वह सौदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे झील का लावा ऊपर उछल पड़ा। तारांकन, बूम बूम, स्प्लैश स्प्लैश। बीच में कई जगहें खुल गईं और जोरदार छींटे पड़े और कल्टीवेटर उन जगहों से बाहर आ गया। उसी समय उनके आसपास का लावा ज्वार की तरह ऊपर उठ गया। वे किसी भी तरह से बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वे बहुत सारे थे और वे सभी केंद्र की ओर लक्षित थे। उन्होंने द्वीप के चारों ओर ये दीवार बनाई जो किसी भी समय बैठक में गिरने की धमकी दे रही थी। उसी समय क्विंस और अन्य दो के चारों ओर एक गुंबद दिखाई दिया। हमने एक संरचना स्थापित की है जो हमें अग्नि क्षेत्र से गुजरने में मदद करेगी और इसका हमारे लाभ के लिए उपयोग करेगी। ये सभी साधक हेफेस्ट टीम में अग्नितत्व के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करता है और इस संरचना के साथ वे लावा झील का उपयोग दूसरी प्रकृति की तरह कर सकते हैं। झील और डोमेन में मौजूद अग्नितत्व ऊर्जा को अब डोमेन के चारों ओर अवरोध निर्माण करने के लिए प्रवाहित किया जाता है। मैंने पहले ही जांच कर ली है, आपकी टीम इस डोमेन में नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे निकट भविष्य में आकर आपको बचाने में सक्षम नहीं होंगे। तो आपके पास दो ही विकल्प हैं, मृत्यु या फिर जुआरी अकादमी की ओर से आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। फिर आप एक और दिन देखेंगे जब इस ग्रह का 25% हिस्सा अभी भी आपके नियंत्रण में होगा। हेजल ने चारों ओर देखा। वास्तव में उसे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कोई संकेत भी नहीं, और इससे क्विंस को योजना के बारे में थोड़ा अजीब लगा। लेकिन उसने इस भावना को दूर किया और कहा, यह एक अच्छा सौदा है हेजल। यह एक मूल्यवान ग्रह है और आपने इसमें इतना निवेश भी नहीं किया है। एक तरह से आप मुझसे कहीं ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। आप इसके लिए वास्तव में अच्छी तरह से तैयार हैं क्विंस। मुझे लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा व्यर्थ नहीं है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करें हेजल।
आप जानते हैं, मुझे विश्वास था कि आप निश्चित रूप से तैयारी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने इसके लिए क्या योजना बनाई होगी। ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई होती, भले ही मैंने इसका अनुमान लाखों बार लगाया होता। इस पर हस्ताक्षर कर दो हेजल, मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। ठीक है, मैं भी बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसा कहते हुए उसने अपना पैर जमीन पर पटका। उसका जूता खुल गया और धातु के कुछ गोले बाहर निकल आए। वे गोलियों की तरह थे और द्वीप से निकलकर झील में जा गिरे। जूते से उनके और टीम के चारों ओर एक गुंबद जैसी आकृति भी बन रही थी। छप छप, क्विंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने का आदेश दिया। लावा की ज्वारीय लहरें द्वीप पर टूट पड़ीं, लेकिन दो गुंबदों ने दोनों टीमों की रक्षा की। लेकिन उस हमले के बीच में गोले लावा में चले गए। और अगली बात जो उन्होंने देखी वह ये कि जिन स्थानों पर 6 गोले गिरे थे वहां 6 मानव आकृतियां प्रकट हुई। मानव जैसे दिखने वाले प्राणी जो लावा से बने हुए प्रतीत होते थे ऊपर आए और उन्होंने झील में हेफेस्ट के सदस्यों पर छलांग लगा दी। 10 में से 6 सदस्य तुरंत ही व्यस्त हो गए। उन्होंने पलटकर मानवरूपी प्राणियों पर हमला कर दिया। वे बहुत तेज भी थे। जैसे ही हमले हुए मानवरूपी प्राणी ढेर हो गए। उनके पास ज्यादा बचाव नहीं था और उनके हमले भी ज्यादा जोरदार नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और था, स्थिरता। जैसे ही शरीर ढहा, गोला वापस झील में गिर गया। पूरा शरीर घुलने से पहले ही एक नया शरीर बन गया और उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि किसान बचाव की तैयारी कर पाते, अगला हमला उनके सामने आ चुका था। उस पल में तारांकन बम। हेजल ने अपना दूसरा पैर पटका। ये पहले वाले की तरह ही खुल गया और उन धातु के गोलों को लावा झील में फैला दिया, जिससे और अधिक लावा मानवों का निर्माण हुआ। अब वे हमलावरों के बराबर हैं। यही बात द्वीप पर रहने वाले लोगों पर भी लागू होती है। अगर वे आपस में लड़ते हैं तो ये 3 बनाम 3 की लड़ाई होगी। लेकिन किसी कारण से क्विंस हिचकिचाया। उसने उनसे सीधे लड़ाई नहीं की और इसके बजाय लावा मानवों को देखा जो उभर रहे थे, हमला कर रहे थे, चोट खा रहे थे और जीवन चक्र के लघु प्रदर्शन की तरह ढह रहे थे। और उसने कुछ ऐसा देखा जो अन्य लोगों ने नहीं देखा था। वह तुरंत इसकी पुष्टि नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसने इसकी पुष्टि की, उसका आत्मविश्वास भरा चेहरा घबराहट में बदल गया। सब लोग चले जाओ, तुरंत पीछे हटो। उसने पहले एक टोकन को कुचला और फिर एक स्थानिक स्थानांतरण टोकन निकाला। उसके साथियों ने भी ऐसा ही किया और उन्हें कुचल दिया। क्विंस को एक पल के लिए राहत महसूस होने वाली थी। आखिरकार ट्रांसफरेंस टोकन उसे उस खतरे से दूर ले जाना चाहिए था जिसका उसने अभी पीछा किया था। हालांकि राहत एक पल में निराशा में बदल गई। टोकन काम नहीं आया। उसके आसपास कोई परिचित स्थानिक ऊर्जा नहीं थी और वह अभी भी द्वीप पर खड़ा था। यही बात उसकी टीम के सदस्यों पर भी लागू होती है। वे सभी 1 इंच भी हिले बिना एक ही स्थान पर खड़े थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने उन टोकन को कुचलने और भागने की जल्दी में एक पल के लिए अपनी सुरक्षा कम कर दी थी, जो एक बड़ी गलती साबित हुई। बूम बूम बूम, विस्फोटों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी क्योंकि लावा मानवरूपी पागल हो गए थे। उनके हमले इतने शक्तिशाली थे कि उनके शरीर उन्हें लॉन्च करने के बाद झटके से ही ढह गए। यद्यपि क्विंस पर ये हमले नहीं हुए, फिर भी वह सबसे पहले घबरा गया। सभी लोग बचाव करें, उन पर हमला न करें, बचाव करें और पीछे हटें। उसने द्वीप को लात मारी और उड़ गया। उसने हेजल और उसके 2 साथियों को पीटने की भी जहमत नहीं उठाई। हेजल को अचानक हुए घटनाक्रम से बहुत आश्चर्य हुआ। उसे पता था कि ये मानवरूपी प्राणी आएंगे क्योंकि सैम ने कहा था कि वे आएंगे। इसके अलावा उसे वास्तव में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ये मानवरूपी प्राणी वास्तव में क्या है और कितने खतरनाक हैं। उन्होंने सचमुच बहुत बड़ा ध्यान भटकाने वाला काम किया, ये तो निश्चित है। लेकिन क्विंस की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे यकीन हो गया कि यह एक बड़ी बात थी। और वे थे। जैसे ही क्विंस ने उड़ने की कोशिश की, झील में एक बड़ी लावा तोप प्रकट हुई और उसके रास्ते में आ गई। सभी 10 मानवरूपी जो मूल रूप से 10 सदस्यों के साथ लड़ रहे थे, अब तोपों में बदल गए और उन्होंने क्विंस और उसके साथ उड़ रहे उसके 2 साथियों पर हमला कर दिया। हेजियल ने यह देखा और अपनी टीम के साथियों को इशारा किया, जिन्होंने भी एक दूसरे की ओर देखा और पैर पटकने लगे। प्रत्येक पैर से 5 गेंदें, कुल 20 गेंदें उड़कर झील में प्रवेश कर गईं। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी शांत हो पाते, 10 गोले नए बीच से जुड़ नहीं पाए और वे सभी हमला करने लगे। हेजल ने देखा कि टीमें संघर्ष कर रही थीं। शायद अगर माहौल थोड़ा दोस्ताना होता तो शायद यह आसान होता, लेकिन ऐसा नहीं था और गोले का लगातार ऊपर आना कोई मदद नहीं कर रहा था। लेकिन जल्द ही उसे क्विंस की घबराहट का कारण समझ में आ गया। झील जो अग्नि तत्व ऊर्जा के उग्र लाल रंग से चमक रही थी, धीरे धीरे हल्के काले रंग की दिखने लगी और वह इसे अवरोध के भीतर से भी महसूस कर सकती थी। यह मृत्यु ऊर्जा थी, कोई मृत्यु ऊर्जा नहीं। वह यहाँ वहाँ अभिशाप की हल्की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसी समय विरोधियों द्वारा पहने गए कवच और रक्षा तंत्र क्षत विक्षत हो रहे थे। झील में चारों ओर पतला कालापन फैल रहा था और निश्चित रूप से मानवरूपी प्राणी भी इससे अछूते नहीं थे। अब हर हमले में एक शाप का संकेत था और वे शाप बहुत प्रभावी थे। क्विंस को अब कोई परवाह नहीं थी और उसने पूरी ताकत से हमला किया। तारांकन बूम। हवा में एक ही मुक्का मारकर उसने एक ऐसा शॉकवेव भेजा जिसने पूरी लावा झील को हिलाकर रख दिया। आसपास के मानवरूप नष्ट हो गए और दूसरे मानवरूप हिल गए।
उसने अपनी पूंछ घुमाई और हवा की तरह उछला। जब अन्य मानवरूपी प्राणी उसके रास्ते में आए और उसका रास्ता रोकने ही वाले थे, तो उसने एक और ऐसा ही मुक्का मारा और पूरी ताकत से उन्हें उड़ा दिया। अन्य विरोधियों को अंततः कुछ राहत और उम्मीद महसूस हुई, खास तौर पर जब उन्होंने देखा कि मानवरूपी प्राणी क्विंस का पीछा नहीं कर रहे थे, जो झील से बाहर था। लेकिन एक बार फिर वह राहत और उम्मीद निराशा में बदल गई, क्योंकि क्विंस रुका नहीं और उसने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वह बस भाग गया। ये दृश्य देखकर माई ने भी वैसा ही किया। हेजल ने ये सब देखा क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग अपने जीवन रक्षक गहनों का उपयोग करके झील से बाहर निकल गए, जबकि अन्य लोग फंस गए। जितने अधिक लोग चले गए, शेष शत्रुओं के लिए उतना ही अधिक कठिन होता गया। जल्द ही अभिशाप ने शेष बचे 7 लोगों के शरीर पर आक्रमण कर दिया। हेजल ने सैम के निर्देशों का पालन किया और एक विचार से मानवरूपियों को नियंत्रित किया। अगले ही पल सातों को द्वीप पर गोली मार दी गई। हेजल और उनकी टीम ने उन्हें आसानी से पकड़ लिया। आखिरकार गोले अपना काम पूरा करके वापस आ गए। हेजल ने उन सभी को वापस स्थानिक भंडारण में रख दिया। वे 7 बंदियों के साथ चले गए। वे वापस बेस पर गए और हेजल ने सैम से पूछा, ये अजीब धातु की चीजें क्या हैं? ओह, वे मेरी नई कठपुतलियां हैं। मैं उन डिजाइनों का परीक्षण करना चाहता था और देखना चाहता था कि वे तीसरी कक्षा के बच्चों के सामने कैसे काम करेंगे। वे आपकी कठपुतलियां हैं। वे इतने मजबूत हैं। नहीं, वास्तव में नहीं। वे केवल झील के कारण ही सफल हुए। उस झील में 10,000 अग्नि तत्व आध्यात्मिक पत्थर की खदानों के बराबर ऊर्जा का स्तर है। शायद उससे भी ज्यादा। लावा की हर बूंद में बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। गोले उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमला करने के लिए करते थे। अगर ऐसा कोई माध्यम न होता तो तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए ये सिर्फ कंचे होते। तो तुम भाग्यशाली हो। नहीं, मैं परिस्थितियों के आधार पर तैयार था। शायद किस्मत अच्छी थी कि मुझे झील के बारे में पहले से पता था। तो फिर इन लोगों का क्या हुआ? तुमने उनके साथ क्या किया? उसने उन 7 बंदियों की ओर देखते हुए पूछा जो अभी भी बेहोश थे। मैंने उनके लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। चिंता मत करो। सैम ने आधार पर एक विशेष कक्ष बनाया। ये सिर्फ एक कमरा था जिसमें कुछ खास संरचनाएं जोड़ी गई थीं। 7 बंदियों को वहां रखा गया था और सैम एक स्क्रीन के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। जुआरी दल ने इस पर ध्यान दिया और वे 7 बंदियों के दर्द को महसूस कर सकते थे। वे धीमी मौत मर रहे थे। अग्नि तत्व का जहर धीरे धीरे हर कोशिका में घुस रहा था। वे केवल दर्द की कल्पना कर सकते थे और उन्हें अपने दुश्मनों पर दया आती थी। यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी ताकत दोगुनी कर दो। दुश्मनों को मार डालो, खास तौर पर अकादमी के सदस्यों को। मैंने तुम्हें उनसे आसानी से निपटने के लिए जरूरी जानकारी पहले ही दे दी है। उनकी मृत्यु को सार्वजनिक, क्रूर और दर्दनाक बनाओ। उन्हें कोई छूट न दे और गंदा खेल खेले। इससे अकादमी क्षेत्र में आक्रोश फैलना चाहिए और गैम्बलर अकादमी को खलनायक की तरह दिखाना चाहिए। इसलिए यदि आपके मन में कोई मनोरोगी विचार या भावनाएं हैं जिन्हें आपको बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो यह आपके लिए समय है। हेजल और बाकी सदस्य घबराहट में घुटन महसूस कर रहे थे, लेकिन वे थोड़े उत्साहित भी थे। सैम ने मूल रूप से उन्हें एक मुफ्त पास दिया। कोई बंधन नहीं है और कोई अवरोध नहीं है, वे पागल हो सकते हैं। उस उत्साह में उन्हें यह भी अजीब नहीं लगा कि एक दूसरी कक्षा का बच्चा ये कॉल कर रहा है। अगर ये लिंग तियान या किसी अन्य बड़े की ओर से होता तो यह निश्चित रूप से अधिक विश्वसनीय होता। लेकिन अब सैम ने भी उन्हें वही एहसास कराया। इसलिए वे बाहर निकले और अपना आक्रमण शुरू करने के लिए तैयार हो गए। दिन के बाकी समय आधी रात तक जुआरी अकादमी की टीम ने उत्पात मचाया। उन्होंने एथेना और हेफेस्ट टीम के सदस्यों को खोजने और उन पर हमला करने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल किया। खास तौर पर लावा झील की घटना में उनके कई कुलीनों के चले जाने के बाद उनके बचाव में बहुत सारे छेद थे, जिससे जुआरी टीम को बहुत मदद मिली। हर मौत उतनी ही क्रूर थी जितनी सैम चाहता था। क्विंस और मे जो लावा झील की घटना से बच निकले थे, मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। जब से उन्होंने टीम के साथियों को छोड़ दिया है, बाकी टीम के साथी अब उन पर उतना भरोसा नहीं करते। वे या तो कंपनी छोड़ना चाहते थे, या मुआवजा मांग रहे थे, या फिर टीम से जुड़े बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते थे। किसी भी तरह से ये कहना सुरक्षित है कि वे अब एक एकीकृत टीम नहीं थे। जुआरी टीम द्वारा मचाए गए उत्पात के बावजूद वे विरोधियों के सभी सदस्यों को बाहर निकालने में सफल नहीं हुए और उनमें से बहुत से भाग गए। और भागने वालों के अंतिम समूह में क्विंस और मे शामिल थे। जैसे कि अब स्थिति बदल गई है और गैम्बलर अकादमी इस ग्रह पर प्रमुख हिस्सेदार बन गई है तथा उसका कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं रहा। लेकिन सभी जानते थे कि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी और वे सही थे। जैसे ही क्विंज और माई ग्रह छोड़कर अकादमी क्षेत्र में वापस आए, वे अपने अपने स्थान पर चले गए। मैं फीनिक्स शहर पर अपना अधिकार छोड़ रहा हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर अकादमी क्षेत्र से मदद का अनुरोध कर रहा हूँ।
मैं अपने परिवार को भी साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा हूं और मैं उनकी सेना को भी इसमें शामिल करूंगा। क्विंज ने सीधे प्रस्ताव पर कदम बढ़ा दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह गुस्से में हौंफ रहा था और हौंफ रहा था। वह हार को तो सह सकता था, अपनी प्रतिष्ठा की हानि को भी सह सकता था, लेकिन अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जुआरी अकादमी ने उसे इतना अपमानित किया कि उसे नेता बना दिया गया और उसे अपने साथियों को छोड़कर भागना पड़ा। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई और उन्हें इसे खरीदना पड़ा। और वह इसे ग्रह पर नियंत्रण के साथ खरीद रहा था। बेशक वह पूरे क्षेत्र का उपयोग नहीं करने जा रहा है। क्या तुम्हें यकीन है क्विंस? तुमने इस ग्रह में बहुत निवेश किया है। अब तुम हार मान रहे हो। मैं तुम्हारे निवेश की भरपाई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। यह क्या है? मैं टीम का नेतृत्व करना चाहता हूं। मैं जुआरी अकादमी को खत्म कर दूंगा। जरूर, आप ही वो उम्मीदवार हैं जो शुरू से ही मेरे दिमाग में था। आपके पास योग्यता है और आप ही इस ग्रह के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद, लेकिन समस्या हेफेस्ट अकादमी की है। मैंने सुना है कि मैं भी वही प्रस्ताव देने वहां गई थी। क्या आपको लगता है कि हमें सहयोग जारी रखना चाहिए? यह आपका निर्णय होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। बड़े ने सिर हिलाया और उनके साथ सहयोग पर चर्चा करने चले गए। और बस ऐसे ही कुछ ही घंटों में सैम ने जो कुछ भी 2 अकादमी टीमों को दिया, वह सुदृढ़ीकरण के साथ वापस आ गया। हेफेस्ट्स और एथेना अकादमियों ने 3-3 दस्ते भेजे। हर टीम में 2 दर्जन सदस्य थे। कुल 144 सदस्य। ये सिर्फ छात्र थे। क्विंस और माई के परिवारों ने भी अपनी सेना भेजी। प्रत्येक में 100 सदस्य होंगे। कुल मिलाकर 344 सदस्य थे। उन्हें अभी भी भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने में परेशानी हो रही थी, लेकिन ये बड़ी सेना पहले से ही काफी बड़ी थी। विशेषकर इस ग्रह पर सभ्यता इतनी पिछड़ी हुई है। गैम्बलर अकादमी बेस पर वापस आकर सैम और हेजल इन सभी दुश्मनों के आगमन पर नजर रख रहे थे। जब अन्य टीमें चली गईं, तो जुआरी टीम ने खाली जगहों पर कब्जा करने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वे चीजों को व्यवस्थित करने और अपने ठिकानों में वापस छिपने में व्यस्त हो गए। इसका फायदा उठाते हुए सैम ने 2 काम किए। एक है पक्षी कठपुतलियों के माध्यम से निगरानी स्थापित करना और दूसरा है स्थानीय सभ्यता का अध्ययन करना। यहाँ मानव जैसे जीव हैं और वे शक्तिशाली थे। वे अपने आनुवंशिक हस्ताक्षर के मामले में भी मनुष्यों के बहुत करीब हैं। लेकिन ये ज्यादातर फीनिक्स जीन द्वारा उत्परिवर्तित किया गया था और इन लोगों को प्रमुख विशेषताओं में से एक विरासत में मिली, कम प्रजनन दर। इसलिए सैम ने अभी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन निगरानी के मामले में चीजें तय हो चुकी थीं। अब उसे ग्रह के सभी प्रमुख स्थानों का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। हम क्या करें? वे वापस आ गए, जैसा आपने कहा था, हेजल ने घबराते हुए कहा। हाँ, वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक गर्मी के साथ वापस आए। इसलिए इसकी चिंता मत करो, सब कुछ नियंत्रण में है। सैम ने कक्ष खोला। 7 बंदी कुछ ऐसे बन गए हैं जिन्हें दूसरे पहचान नहीं सकते। वे अभी भी मानव जैसे हैं और उनकी सभी विशेषताएं अभी भी बरकरार हैं। हालांकि उनके शरीर ऐसे चमक रहे हैं जैसे वे अंदर एक विशाल भट्टी ले जा रहे हों। उनकी आंखें खोखली हैं और उनकी त्वचा गहरे बैंगनी रंग की हो गई है, लगभग काले रंग के करीब। वे ज़ॉम्बी या मरे हुए लोगों की तरह दिखते थे जिनसे वे ज्यादा परिचित हैं, लेकिन साथ ही वे ज़ॉम्बी नहीं हैं। सैम ने उन्हें कुछ देर तक ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये एकदम सही हैं। विरोधियों में से कोई एक यादृच्छिक टीम चुने। हम इनका परीक्षण करेंगे। हेजल ने सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ चर्चा की, इससे पहले कि वे कोई निर्णय लें। ये जटिल नहीं था, उन्होंने बस सबसे नजदीकी को चुना। ठीक है, बढ़िया। आपको बस वहां जाकर उस स्थान को चिन्हित करना है और उन सभी को एक ही स्थान पर रखना है। यहां तक कि अगर संभव हो तो उन्हें सुदृढ़ीकरण के लिए भी बुलाना है। और उचित समय पर इसके साथ उनके संचार और रक्षा प्रणाली को नष्ट करना है। सैम ने उन्हें एक विशेष उपकरण दिया जो उसने एक तरल दिव्य ऊर्जा कैप्सूल से बनाया था। ये भी एक ऐसी चीज थी जिस पर वह एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा था जब भी वह ऊब जाता था। यह क्या है? हेजल ने सैम द्वारा दिए गए छोटे क्यूब को देखते हुए पूछा। यह एक पल्स जनरेटर है। बस संचार व्यवस्था के कुछ 100 मीटर के दायरे में रहें और इसे हिट करें। ये काम करना चाहिए। हेजल ने सिर हिलाया और टीम के साथ चला गया। ठीक 15 मिनट बाद सैम ने स्पेस गेट फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। अंदर जाने से ठीक पहले उसने 2 काम किए। उसने लावा झील में इस्तेमाल किए गए छोटे गोले निकाले और उनमें से एक एक को मरे हुए प्राणियों को खिला दिया।
फिर उन्होंने उनकी छाती पर एक रक्षात्मक शिलालेख अंकित कर दिया। फिर वे मरे हुए लोग अंतरिक्ष द्वार संरचना में गायब हो गए। उसी समय लक्ष्य क्षेत्र में जुआरी अकादमी की टीम एथेना परिवार की सेना के बड़े समूह को व्यस्त रखने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी भाग रही थी। यहाँ कोई अकादमी सदस्य नहीं है। यही एक कारण था, टीम ने उन्हें सबसे नजदीकी होने के बावजूद अलग से चुना। जब वे तनावपूर्ण टकराव के बीच में थे, हेजल ने विरोधियों में से किसी को ये कहते सुना कि उन्होंने सुदृढ़ीकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया है। उसने क्यू पर क्लिक किया और उसे चालू कर दिया। तारांकन बूम। एक तीव्र झटका महसूस हुआ और कुछ ही दूरी पर स्थापित संचार व्यवस्था एक क्षण में नष्ट हो गई। प्रतिद्वंद्वी और जुआरी दोनों ही टीम स्तब्ध रह गई। साथ ही उन्हें अपने आसपास स्थानिक उतार चढ़ाव भी महसूस हुआ। 7 आकृतियां, जो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, पागलों जैसी लग रही थीं। उनके शरीर से धधकती लपटें निकल रही थीं और वे विरोधियों पर टूट पड़े। इससे पहले कि कोई भी इन जीवों की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर पाता, वहां अराजकता फैल गई। मरे हुए जीव आम मरे हुए जीवों से बहुत मिलते जुलते थे। एक तरह से उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, वे निर्दयी होते हैं और वे किसी भी तरह से पागलों की तरह लड़ते हैं। लेकिन वे अलग भी थे। वे चतुर थे और वे दूर से हमला करने में सक्षम थे। ऐसा कुछ जिसे उन्होंने अब तक किसी भी मरे हुए प्राणी में देखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। विशेषकर हेजियल को बहुत धक्का लगा। उसकी नजरें एक मरे हुए प्राणी पर टिकी थीं। वह प्राणी प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ा। उसने तलवार के हमले को रोकने के लिए बायां हाथ उठाया और मुक्का मारने के लिए अपना दायां हाथ बढ़ाया। जब प्रतिद्वंद्वी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसकी मुट्ठी से एक बहुत बड़ा नरक निकला और प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया। उनकी चालें जितनी नियमित हो सकती थीं, उतनी नियमित थीं। वे असाधारण रूप से कुशल नहीं थे, लेकिन वे बहुत बुरे भी नहीं थे। उन्होंने किसी भी अन्य साधक की तरह बुनियादी चालों और रणनीतियों का इस्तेमाल किया। यदि उनमें डर, जान गंवाने की आशंका आदि जैसी सामान्य चीजें होती तो वे इन बुनियादी बातों से कोई खास खतरा पैदा नहीं कर पाते। वे बिना थके लगातार हमला करते रहे। और शेफ का चुंबन तब हुआ जब विरोधियों ने चर्चा की कि हर बार जब वे इन प्राणियों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें श्राप मिलता है और जल्द ही पहला प्रतिद्वंद्वी श्राप से पीड़ित हो जाता है। हेजियल ने झपट्टा मारा और आखिरी वार किया। उसने मरे हुए जीवों को देखा और एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपने दांत पीसकर शव को अपने स्टोरेज में फेंक दिया। अगर यह एक दिन पहले भी होता तो वह ऐसा नहीं करती, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं सकती थी। टीम के अन्य सदस्य भी सक्रिय हो गए और हमला करने लगे। मरे हुए जीवों ने वास्तव में बड़ी भूमिका निभाई और लड़ाई जल्द ही एक तरफा हो गई। जल्द ही अतिरिक्त बल वहां पहुंच गए, लेकिन टीम पहले ही मरे हुए प्राणियों के साथ डूब चुकी थी। वे वापस बेस पर चले गए। जल्दी से ठीक हो जाओ, आप लोग उस स्थान पर जा रहे हैं जहां से सुदृढ़ीकरण भेजा गया था। सैम ने उन्हें इधर उधर घुमाया। हेजल ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और अपनी स्टोरेज रिंग उसे दे दी। सैम ने भौहें सिकुड़ी और एक नजर डाली। वह दंग रह गया और फिर हंसने लगा। तुम्हें इसकी लत लग गई है हेजल, तुम इससे बच नहीं पाओगे, सैम ने कहा और उन 15 लाशों पर आवश्यक श्राप लगाने के बाद उन्हें कक्ष में फेंक दिया। इसके बाद टीम को मृत प्राणियों के साथ दूसरे स्थान पर भेजा गया ताकि पूरी प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जा सके। विरोधियों को इसकी उम्मीद नहीं थी। अरे, उन्हें तो पहले हमले का भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि गैम्बलर अकादमी निष्क्रिय भूमिका निभाएगी, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत था और यह जादू की तरह काम कर गया। और बस इसी तरह लड़ाई का संतुलन बिगड़ गया। अगले 7 दिनों में सैम और गैम्बलर की टीम ने एक एक करके दूसरे पक्ष के सदस्यों को अलग अलग कर दिया। मूल 344 सदस्य घटकर 102 रह गए। उनमें से ज्यादातर अकादमी के छात्र थे। लेकिन अब समस्या सिर्फ यही नहीं रह गई थी। जैसे जैसे उनकी संख्या घटती गई, जुआरी अकादमी की संख्या बढ़ती गई। सैम गोलाकार कोर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसके पास मृत्यु तत्व ऊर्जा कोर खत्म हो रहे थे। इसलिए उसने गोलाकार कोर वाले इन मरे हुओं की सीमा 50 पर सीमित कर दी और बाकी को बिना कोर वाले मरे हुए लोगों के रूप में रखा। वे बस उन भूतों से मंत्रमुग्ध थे जो युद्ध की कुछ तकनीकें जानते थे। इन ज्वलंत मरे हुओं ने युद्ध के मैदान में इस तरह कहर बरपाया मानो वे शैतान की तरफ से आए नर्क के सैनिक हों। 7वें दिन 2 ओलंपियन टीमों और जुआरी अकादमी के बीच अंतिम मुकाबले की योजना बनाई गई थी। या यूं कहें कि सैम ने तय किया था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उनके स्थान को सीमित कर दिया और वन वे स्पेस गेट का उपयोग करके मरे हुए लोगों और जुआरी अकादमी की टीम को उनके स्थान को घेरने के लिए भेजा।
उनके डिजाइन के साथ जुआरी अकादमी ने एक संरचना का भी उपयोग किया। एक संरचना जो शापों को बढ़ाती है, जो शापों पर चल रहे मरे हुए प्राणियों के लिए एक अत्यधिक शक्तिशाली बफ है। उनका हर घूंसा ज्वाला से भरा था और उन ज्वालाओं की हर अंतिम चिंगारी शाप से भरी थी। ओलंपियनों के कुलीन वर्ग, विशेष रूप से एथेना अकादमी के सदस्य, मरे हुए लोगों के स्पष्ट हमलों से बचने में कामयाब रहे, हालांकि वे आगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए तैयार नहीं थे। एथेना के छात्रों में से एक ने तलवार से उस मरे हुए व्यक्ति के हाथ पर वार किया, फिर उसने तलवार को अपने हाथ में रखते हुए उसके हाथ को पीछे मोड़ा और मरे हुए व्यक्ति की पीठ पर वार करना जारी रखा। एक लगभग असंभव और अतार्किक कदम उनकी अत्यधिक कुशलता से संभव हो गया। जैसे ही वह उसका सिर काटने वाला था, उसके हाथ में एक और तलवार आ गई। उस क्षण मरे हुए प्राणी पर फैली हुई अग्नि ऊर्जा उसके केंद्र में चार्ज हो गई। ये पिघली हुई धातु की तरह उबलने लगी, एक सक्रिय ज्वालामुखी में लावा की तरह। ये सब एक पल में हुआ, यह विस्फोट हो गया। तारांकन बूम। विस्फोट से आग की लपटें फैल गईं, अग्नि तत्व की ऊर्जा, उसमें निहित अभिशाप, मृत्यु ऊर्जा, सब कुछ ने एथेना छात्र और उनके आसपास के अन्य छात्रों के शरीर पर आक्रमण कर दिया। 4 छात्र तुरंत जमीन पर गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। वे इधर उधर लौटने लगे, उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह से उन्हें शरीर में हो रही जलन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब व्यर्थ था। यहाँ तक कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनका जीवन और उनकी जीवन शक्ति, जो उन्हें सहारा दे रही थी, तेजी से खत्म हो रही थी। और कुछ ही मिनटों में वे उन्हीं मरे हुए लोगों में बदल गए जिनसे वे कुछ पल पहले लड़ रहे थे। और ये मरे हुए लोग बाकी लोगों की तुलना में थोड़े ज्यादा खतरनाक थे। कम से कम उस छोटे से पल में तो वे युद्ध में अनिश्चितता और अप्रत्याशितता लेकर आए। उन्होंने पहले से ही गर्मागर्म बहस में अराजकता भर दी। जाहिर है कि वे अन्य मरे हुए प्राणियों के पीछे नहीं गए और जुआरी अकादमी के छात्र जो जानते थे कि क्या हो सकता है, उन्होंने पहले से ही उनकी जीवन शक्ति को छिपाने के लिए अपनी तैयारी कर ली थी। इसलिए स्पष्ट लक्ष्य विरोधी बन गए। एक और बात थी जो उन्हें खतरनाक बनाती थी। जब ये मरे हुए लोग हिंसक रूप से लड़ रहे थे तो उनके शरीर अस्थिर हो गए। अग्नि तत्व ऊर्जा और मृत्यु ऊर्जा एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। मध्यस्थता के अभाव के कारण दोनों ऊर्जाओं में टकराव हुआ और शरीर में अस्थिर मिश्रण पैदा हो गया। जैसे जैसे वे लड़ रहे थे, यह अस्थिरता बढ़ती ही जा रही थी। जल्द ही तारांकन बूम, वे भी विस्फोट कर गए। विरोधियों के बीच में ही इन मरे हुए प्राणियों ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा कर दी। क्विंस, जो पहले भी भाग चुका था, उसे शर्म और अपमान की भावना की आदत हो गई थी, इसलिए उसके लिए फिर से वही करना आसान था। लेकिन इस बार न तो उसका स्थानांतरण टोकन, न ही उसके जीवन रक्षक उपाय काम आए। वह जुआरी अकादमी के छात्रों से आगे निकलने में सक्षम नहीं था, जिसमें हेजल भी शामिल था, जिसने उसका रास्ता रोक दिया था। वह संरचना द्वारा बनाए गए स्थानिक प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सक्षम नहीं था। वह भागने में सफल नहीं हो पाया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो और कितनी भी लड़ाई लड़ी हो। हेजियल ने अपनी जुड़वा तलवारों को दूर रखा और उसे वापस गठन के बीच में ले आया, जहां अभिशाप और आग की ऊर्जाएं बेकाबू हो गईं। क्विंज ने अपने उन साथियों को देखा जो अब मरे हुए हो गए थे और उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मई, अपनी सारी यंत्र सामग्री और कठपुतलियों के बावजूद वह अंततः एक मरे हुए प्राणी में बदल गई। क्विंज ने अपनी तलवारें घुमाई और उसकी भुजाओं को काट डाला। उसका सिर काटने से बस चूक गया, तभी वह आगे बढ़ी और उसकी गर्दन पर काट लिया। तारांकन बूम। क्विंस को विस्फोट का पूरा झटका लगा और आग की ऊर्जा उसके शरीर पर भी फैल गई। उसे सिर्फ हल्की जलन महसूस हुई, उसके बाद उसकी जान चली गई। हेजल और टीम ने उस अराजकता और विनाश को देखा जिसके निर्माण में उन्होंने सहायता की थी और वे थोड़ा उलझन में थे। सैकड़ों लोग मारे गए और उनमें से 50 नियंत्रित मरे हुओं को छोड़कर बाकी सभी लगभग खत्म हो चुके थे। वे या तो फट गए या टुकड़े टुकड़े हो गए। किसी भी तरह से वे अच्छे नहीं हैं। हेजल ने सैम के निर्देशों का पालन किया और सावधानीपूर्वक मरे हुए प्राणियों को पकड़कर उन्हें वापस ले आया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में उन्हें यकीन नहीं था। उन्होंने विरोधियों के एक आदमी को ढूंढा जो अभी भी जीवित था और उसे एक नोट दिया, एक तरह का पत्र जिसे एथेना और हेफेस्टस अकादमी के बुजुर्गों को वापस देना था। उस आदमी ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने उसे यह अवसर देने के लिए हेजल के पैरों को चूम लिया और रिपोर्ट करने के लिए वापस चला गया। और उन पत्रों ने अकादमिक क्षेत्र में उत्साह पैदा कर दिया। एथेना अकादमी ने इसे विशेष रूप से थोड़ा कठिन लिया क्योंकि यह उनके लिए पहली बार था। एथेना अकादमी के वरिष्ठ जनों एवं छात्रों को फीनिक्स ग्रह के व्यवसाय और संसाधनों के लिए आपने जो भी महत्वाकांक्षाएं रखी थीं, वे व्यर्थ हैं।
जुआरी अकादमी अब ग्रह के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर रही है। यदि जुआरी अकादमी टीम द्वारा अनुमोदित लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति ग्रह पर एक पैर रखने की हिम्मत करता है, तो वे अपने विनाश को प्राप्त करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपके प्रिय छात्र क्विंस और उसके बाकी अनुयायियों और बलों ने किया था। हालांकि इस बार हम उन कीड़ों को मारने से नहीं रुकेंगे जिन्हें अपनी जगह का पता नहीं है। हम यह मानेंगे कि आपको एक अन्य संदेश की आवश्यकता है और उसे जोर से तथा स्पष्ट रूप से इस प्रकार पहुंचाएंगे कि वह बर्बर जानवर भी उसे समझ सकें। कोई भी कदम उठाने से पहले सावधानी से आगे बढ़ें। अपनी समझ के लिए धन्यवाद। हेफेस्ट्स अकादमी के लिए भी पत्र ऐसा ही था, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त पंक्ति जोड़ी गई थी। हमारे जूनियर ने तुम्हें पहले ही दूसरी कक्षा में तुम्हारी जगह दिखा दी थी, इसलिए हमें अभी भी आश्चर्य है कि तुम्हें हमारे क्षेत्र में दस्तक देने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि माई की मौत ने हमारे जूनियर के विचारों को और पुख्ता कर दिया है। उम्मीद है कि अब से तुम अपने काम से काम रखोगे। पत्रों ने अपना काम बखूबी किया। दोनों अकादमियां नाराज थीं। उसी क्षण तीसरी कक्षा के सभी सदस्यों को आदेश दिए गए। बड़ों ने टीम के सदस्यों से कहा कि वे जो भी सदस्य बचा सके उन्हें भेज दें। विभिन्न क्षेत्रों से सभी बैकअप टीमों को बुलाया गया और उन सभी को केवल एक ही आदेश दिया गया, फीनिक्स ग्रह पर जाकर जुआरी अकादमी के छात्रों को मारना। बेशक ये सब करने में कुछ समय लगा और गैम्बलर अकादमी के पास वास्तव में कुछ खाली समय था। सैम ने इस जगह का पता लगाने का मौका लिया। उसे शुरू से ही इस ग्रह में बहुत दिलचस्पी थी और उसके मन में इस बारे में कुछ धारणाएं थीं कि यह कैसा होगा, और कई मामलों में वह सही है। ये ग्रह वास्तव में कई फीनिक्स के लिए कब्रिस्तानों से भरा हुआ था। एकमात्र समस्या यह है कि ये लंबे समय तक सेवा में नहीं था, सदियों तक, इसलिए फीनिक्स के शरीर के सभी तत्व, रक्त, मांस, पंख, हड्डियों को छोड़कर सब कुछ पर्यावरण में शामिल हो गए थे। वहां विभिन्न अयस्कों की कई खदानें थीं जो फीनिक्स के रक्तसार से बनी थीं। उत्कृष्ट अग्नि तत्व चालकता, त्रुटिहीन स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा और एक विशेष अयस्क है जिसे सैम ने फीनिक्स रक्त लोहा नाम दिया है। इसमें रक्त लौह की तरह पुनर्जनन क्षमता थी, लेकिन ये बहुत आगे है। लगभग सभी धातुएं उल्कापिंड की रेत के हिस्से पर हैं जो बढ़ सकती हैं, और इन धातुओं की आधार शक्ति तीसरे दर्जे के स्तर पर है। सैम को संदेह था कि वह इससे इतनी आसानी से सामान बना पाएगा। दूसरों की मदद से सामान्य तीसरी और चौथी श्रेणी की धातुओं का उपयोग करके हब बनाने में उनका बहुत समय, प्रयास और ऊर्जा खर्च हुई। इन धातुओं को संसाधित करने में और भी अधिक समय लगेगा, और वह इस बात से खुश था। धातुओं के अलावा एक चीज जिसने सैम को अधिक प्रभावित किया वह थे कंकाल, फीनिक्स के कंकाल, और उसने उन्हें ढूंढ लिया। वे खुले में नहीं फैले थे ताकि हर कोई देख सके, लेकिन वे सतह के नीचे थे। फीनिक्स के अंत तक पहुंचने के बाद उसके स्तर के आधार पर विभिन्न आकारों के कंकाल। फीनिक्स की हड्डियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं। उनका उपयोग कई चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। वे बेहतरीन कच्चे माल हैं। सैम ने कई कंकाल खोदकर निकाले और उन्हें संग्रहित कर लिया। उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा थे। हालांकि उसने कुछ ऐसे कंकाल पाए जो काफी ऊंचे स्तर के थे, कुछ ऐसे भी जो थंडर फीनिक्स कंकाल के स्तर के थे जो उसके पास काफी समय से था, लेकिन उनमें से कोई भी वेरिएंट हाइड्रा कंकाल के बराबर नहीं था जो उसके पास था। मिया की मां का कंकाल, वैसे भी वे दर्जन भर कंकाल भी काफी बड़ी रकम थे। हेजल और उनकी टीम उन कंकालों को देने में आश्चर्यजनक रूप से उत्साही थी। उन्होंने इसे अपने सामान्य हिस्से के रूप में भी नहीं गिना। सैम ने भी मना नहीं किया। जब वह इन संसाधनों को इकट्ठा करने की अपनी खुशी में था, जुआरियों की टीम तैयारियों में व्यस्त थी। उन्हें पता था कि चीजें सुखद नहीं होंगी। पत्रों के कारण बहुत हंगामा मचने वाला है, इसलिए उन्होंने सैम की सभी जाल बिछाने की योजना के आधार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे उनमें से आधे भी नहीं समझ पाए, लेकिन सैम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे काम करेंगे और वे इससे संतुष्ट थे। जल्द ही वह दिन बीत गया और अगले दिन विरोधी ताकतों ने अपनी सेनाएं इकट्ठी करनी शुरू कर दी और उन्हें ग्रह पर भेज दिया। वहां दर्जनों अकादमी के छात्र और सैकड़ों बाहरी ताकतें थीं। दोनों अकादमियों ने ग्रह के अंदर जुआ खेलने वाली टीम के प्रमुखों पर इनाम भी रखा। ये तो सिर्फ इस ग्रह के अंदर का प्रभाव था, बाहर भी कुछ और हो रहा था, लेकिन टीम इस बारे में चिंता करने की स्थिति में नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने आने वाले विरोधियों को निशाना बनाया। लक्ष्यीकरण का पहला प्रकार जुआरी अकादमी द्वारा किए गए हमलों की प्रारंभिक लहर तत्काल प्रतिक्रिया थी, या यूं कहें कि धोखेबाज मुक्का मारना। सैम के पक्षी कठपुतली नेटवर्क और संचार प्रणाली के साथ साथ तत्काल स्थानांतरण की अनुमति देने वाले मार्करों के कारण हमले का ये तरीका संभव हो सका। ये सरल था,
इस ग्रह पर जाने वाला पोर्टल लोगों को बेतरतीब स्थानों पर भेजता है, इसलिए उन्हें भी तुरंत पता नहीं चलेगा कि वे कहाँ हैं। लेकिन सैम ऐसा करेगा। नेटवर्क उसे और अन्य टीम के सदस्यों को सूचित करता है। वे सबसे तेज गति से निकटतम स्थान पर पहुंचने के लिए मार्करों का उपयोग करेंगे। उन्हें सभी संभावित घात को अंजाम देने के लिए आवश्यक संसाधन और यहां तक कि स्थान के आधार पर घात लगाने की विस्तृत योजना भी प्रदान की गई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों अकादमियों के प्रत्येक तीसरी कक्षा के छात्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए, हेजल अपने साथी के साथ राज्य में घूम रही थी। अचानक उसके संचार उपकरण पर एक सूचना आई। उसने तुरंत लक्ष्य के सापेक्ष स्थान की पहचान करने के लिए स्थानांतरण उपकरण का उपयोग किया और अपने साथी के साथ निकटतम मार्कर पर चली गई। उसके बाद से संचार उपकरण ने लक्ष्य की दिशा और स्थान दिखाया। उसके आधार पर वे आसानी से पूर्व निर्धारित निकटतम घात बिंदु का पता लगा सकते हैं, जो इस मामले में सियिंग पर्वत है, एक सामान्य पर्वत जो जल रहा है। फीनिक्स वंश के साथ एक बहुत ही अनोखी अग्नि पक्षी प्रजाति का घर। हेजियल और उसका साथी उस पर्वत पर गए और जब लक्ष्य उस क्षेत्र के भीतर था, तब उन्होंने सैम द्वारा लगाए गए जाल को सक्रिय कर दिया। तारांकन बूम। एक बड़े विस्फोट के साथ पूरे पर्वत पर आग की लपटें फैल गईं और पर्वत को केंद्र में रखते हुए एक अग्नि क्षेत्र का निर्माण हुआ। फिर आग लक्ष्य के स्थान पर सबसे अधिक सांद्रता के साथ एकत्रित हुई। अग्निपक्षी तुरंत भड़क उठे। पहाड़ को लगातार जलाने वाली अनंत ज्वाला सिर्फ एक जलती हुई ज्वाला नहीं थी, यह इन प्राणियों के लिए भोजन भी थी। अग्नि पक्षी अपने शिकार को लाते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। शिकार से सारी आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जा लेकर आग की लपटें अग्नि पक्षी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। पोषण सेवन का एक बहुत ही अनोखा रूप। इसलिए जब आग फैल गई तो अग्नि पक्षी नाराज हो गए, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनके नए बच्चे जो खुद जीवित नहीं रह सकते थे, अब उनके पास भोजन का स्रोत नहीं था। वे स्पष्टतः उस स्थान पर गए जहां ज्वाला की सांद्रता सबसे अधिक थी। लक्ष्य के आसपास ज्वाला की सांद्रता स्पष्टतः अधिक थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, आग की लपटें भी आगे बढ़ीं और अग्नि पक्षी उनके पीछे पड़ गए। समूह के पास कोई मौका नहीं था। हेजल और उसका साथी तुरंत बाहर निकल गए ताकि अग्नि पक्षियों को लक्ष्यों से निपटने का मौका मिल सके। इसी तरह के जाल हर जगह बिछाए गए थे और छोटे छोटे समूहों को एक एक करके निशाना बनाया गया। हर घात के साथ सैम ने ग्रह के पर्यावरण और प्राकृतिक खतरे वाले क्षेत्रों का अधिकतम सीमा तक उपयोग किया। अपने मुख्य बेस पर मौजूद टीमों के नेता घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ग्रह पर पूरा दिन भी नहीं बिताया था और वे पहले से ही हास्यास्पद रूप से उच्च मृत्यु दर के अधीन थे। इस बीच जुआरी अकादमी की टीम इस लड़ाई की शानदार शुरुआत करने में कामयाब रही, और यह वास्तव में एक शुरुआत मात्र थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और उस ग्रह पर अराजकता बढ़ती गई, अन्य अकादमियां जो अपने लोगों को वहां रखती थीं, गायब हो गईं। स्थानीय बलों ने ओलंपियन और गैम्बलर अकादमी के सदस्यों दोनों को रोक दिया और खुद को इस सब से तटस्थ रखा। हालांकि उन्हें पता था कि चाहे कोई भी जीते, उनके स्वतंत्र होने के दिन खत्म हो चुके हैं। भले ही विजेता बेहद उदार हो, फिर भी उन्हें अपने नए बॉस को नाराज करने के डर में रहना होगा। विस्फोट, जानवरों की भगदड़, जाल, लालच, कब्जा, यातना, मरे हुए प्राणी। सैम ने हर संभव तरकीब अपनाए और एक समय ऐसा आया जब उसने केवल उन संसाधनों का इस्तेमाल किया जो उसे उस ग्रह पर मिल सकते थे। उसने अपने किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया सिवाय उन कुछ मरे हुए लोगों और कठपुतलियों के जो उसके पास पहले से ही मौजूद थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लगभग तीसरे दिन हेजल के नेतृत्व में जुआरियों की टीम ने छापा मारा। वे सभी एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचे जहां प्रतिद्वंद्वी बाकी की तुलना में अधिक सक्रिय थे। हरा पोर्टल। हरे रंग के पोर्टल से 3 मील की दूरी पर 3 बिंदुओं पर जुआरी टीम 3 टीमों में विभाजित हो गई और अपने स्थानों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सैम के डिजाइन के आधार पर एक गुप्त संरचना स्थापित की और अपने अगले कदम के लिए उपकरण बनाना शुरू कर दिया। हेजल नोड स्थापित करने में व्यस्त थी, तभी उनकी एक टीम के सदस्य ने उनसे पूछा, हेज, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमें ऐसा करना चाहिए? खैर, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि हम सभी निर्देशों का पालन करेंगे, इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। फिर भी, क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही क्रूर होगा? मैं खुद को उनकी जगह रखकर देखता हूं और मुझे इसे सहने के बारे में सोचने से भी डर लगता है। तो फिर इसके बारे में मत सोचो। आखिरकार यह युद्ध है, हम दोबारा नहीं सोच सकते। और क्या आपको लगता है कि अगर ओलंपियन हमारी जगह होते तो हमारे साथ ऐसा करने के बारे में दोबारा सोचते? टीम का साथी चुप रहा और उसने इसे स्थापित करना समाप्त कर दिया। उसने अन्य 2 इकाइयों से संपर्क किया। सब तैयार।
सब तैयार। यहाँ भी सब कुछ तैयार है। ठीक है। 3 पर। गठन को सक्रिय करें। 3। तारांकन बूम। विस्फोट के साथ ही तीनों संरचनाएं सक्रिय हो गईं। एक विशाल स्तंभ के चारों ओर स्थित नोड्स जो 200 मीटर ऊंचे थे, संकेंद्रित ऊर्जा से चमक उठे और वह सारी संकेंद्रित ऊर्जा उस केंद्रीय स्तंभ में चली गई। ऊर्जा किरणों के रूप में 2 दिशाओं में फैल गई। अन्य 2 स्तंभों में भी ऐसी ही घटना घटी। प्रकाश किरणें ऊपर से उड़ी और वे सभी एक साथ जुड़ गईं, जिससे एक आदर्श त्रिभुज और विशाल प्रकाश पर्दा, या बल्कि ऊर्जा पर्दा बना, क्योंकि वे ऊर्जा किरणें थीं। जिस क्षण वे जुड़े, एक स्थानिक खिंचाव ने तीनों इकाइयों को दूर खींच लिया और उन्हें वापस बेस पर भेज दिया। सैम वहां स्क्रीन को देख रहा था। जो ऊर्जा किरणें जुड़ी हुई थीं, वे धीरे धीरे उन खंभों के साथ गायब हो गईं, जिन्होंने उन्हें बनाया था। हरे रंग का पोर्टल जो मीलों बड़े त्रिभुज के मध्य में था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वे गायब हो गए। हेजल ने असमंजस में पूछा। हाँ, लेकिन आपने कहा कि उनका उपयोग हरे पोर्टल के माध्यम से बाहर निकलने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है। आपने उन्हें निष्क्रिय क्यों किया? किसने कहा कि वे निष्क्रिय हो गए हैं? वे बस दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई नहीं देना, आप देखेंगे। जैसे ही वह बुदबुदाया, उन्होंने ओलंपियनों की एक टीम को हरे रंग के पोर्टल की ओर उड़ते देखा। वे क्यों आए? क्या छिपने की व्यवस्था काम नहीं आई? ये केवल सक्रियण भाग तक ही काम करता है। अब मुझे परेशान मत करो और इसे देखो। यह अच्छा होगा। उन्होंने देखा कि स्थिति की जांच करने आई टीम पोर्टल की ओर दौड़ी। यह एक चट्टानी भूमि के बीच में एक दरार में धंसा हुआ था। वहां कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था और उन्हें आसपास कुछ भी अजीब या बुरा नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, हेफेस्ट की वर्दी पहने हुए सबसे आगे चल रहे व्यक्ति को सबसे पहले इसका असर महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उसके पूरे शरीर में असामान्य कंपन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी हिलती हुई वस्तु पर बैठा हो। लेकिन यह प्रभाव सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रहा, क्योंकि इससे पहले कि वह इसे ठीक से समझ पाता, दूसरा प्रभाव अपना अंतिम रूप दिखा चुका था। उस आदमी के शरीर पर बहुत छोटे छोटे घाव थे, जिनसे खून भी नहीं निकला था। घाव इतने हल्के थे कि उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। और उन्होंने ठीक यही किया। वह बस भागकर अंदर आया। फिर अंतिम प्रभाव, घाव और भी चौड़े हो गए और उनमें से खून बहने लगा। वह आदमी वहीं रुक गया। उसे जो महसूस हुआ उससे वह हैरान रह गया। घाव इतने लगातार और एक दूसरे के इतने करीब थे कि उसे हर जगह दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगातार दर्द हो रहा हो। जैसे ही खून बाहर निकला, उसके साथ मांस के टुकड़े भी उड़ गए। वे सिर्फ घावों से बाहर नहीं आए, वे ऐसे फैले जैसे कोई उन्हें जोर से फैला रहा हो और लहरों की तरह चारों ओर फैला रहा हो। जैसे ही खून फैला, उसमें कंपन होने लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आदमी को खेत में घुसते ही कंपन महसूस हुआ हो। कंपन की तीव्रता बढ़ गई और शरीर तेजी से टुकड़े टुकड़े होने लगा। बढ़ती ताकत के साथ शरीर उसके मांस और हड्डियों के साथ खूनी धुंध में बिखर गया जो चारों ओर फैल गया।